जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम जितना मन से पवित्र रहेंगे उतना ही भगवान के करीब रहेंगे, क्योंकि सदैव पवित्रता में ही भगवान का वास होता है और यह पवित्रता ईश्वर भक्ति से ही आती है। ईश्वर भक्ति से मन के विकार समाप्त हो जाते हैं और हम भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा अपनी संगत से यही कहा है कि मन का भांडा साफ रखो, क्योंकि साफ और निर्मल मन वाला व्यक्ति ही अपने ईश्वर के करीब पहुंच सकता है। और उससे भी बड़ी बात संगत जी, ईश्वर अपने भक्त के खुद करीब पहुंच जाते हैं। तो संगत जी, साफ और निर्मल मन के साथ गुरु जी को याद करते हुए हम आज के सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत की जर्नी बहुत प्यारी है, बहुत अद्भुत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरी भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत बिलायती राम अंकल का है। गुरु जी को चरण वंदना और सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, हम सबको अपनी ही व्याख्या करने का सामर्थ्य नहीं है, तो फिर भला हम परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। संगत जी, आज के सत्संग को मैं इस शुभ विचार के साथ शुरू करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी शुभ कर्म हैं, उनको हमारा अहंकार खा जाता है। आपने दुनिया के कितने ही अच्छे काम क्यों न कर लिए हो, अगर आपके अंदर अहंकार का रंज मात्र भी आ गया हो तो संगत जी, सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज के संपर्क में 12 मार्च 2006 को आया था और संगत जी, गुरु जी को जिसका कल्याण करना होता है, गुरु जी महाराज उसे अपने दरबार में किसी न किसी तरीके से बुला ही लेते हैं। और गुरु जी का एक बहुत ही यूनिक तरीका है ये। किसी को वो डायरेक्ट बुलाते हैं तो कभी किसी को वो किसी के माध्यम से बुला लेते हैं। संगत जी, वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं खुद गुरु जी महाराज के पास अपने लिए नहीं गया था। मुझे तो गुरु जी महाराज के बारे में 14 साल पहले ही पता था। संगत जी, मेरे ऑफिस में मेरा एक फ्रेंड था जो कि 1992 में दिल्ली पुलिस से डिसमिस हुआ था और संगत जी, वो बहुत परेशान था और उसके पारिवारिक जीवन में भी बहुत उथल पुथल मची हुई थी। अब हुआ ये संगत जी कि इधर उसकी सरकारी नौकरी चली गई और उसके पिताजी का 300 गज का मकान था, और वहीं दूसरी ओर उसके पिताजी ने उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। और तीसरी बड़ी बात यह है संगत जी कि उसे कोई भी प्राइवेट नौकरी में नहीं रख रहा था और उसके ऊपर से उसका बार बार एक्सीडेंट हुए जा रहा था। और संगत जी, जब मैं उनके घर पर मिलने के लिए गया तो उनकी वाइफ से यानी कि भाभी जी से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि बस ऐसे ही खड़े थे और कोई पीछे से आकर के इनको गाड़ी टक्कर मार के चला गया, इनका एक्सीडेंट हो गया। और ऐसा इंसिडेंट एक बार नहीं कई बार हुआ है। तो मैंने भी उनको सलाह दे दी कि किसी को दिखाओ, पत्रिका दिखाओ। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि पहले मैं भी पत्रिका ज्योतिषी में बहुत बिलीव करता था। मैंने भी बहुत स्टोन्स पहने हैं और आप पहले जिस रास्ते पे चलते हो, सामने वाले को आप उसी रास्ते को बताने की पहले ही कोशिश करते हो। यानी कि आप किसी को जब सलाह देते हो तो आप वही रास्ता बताते हो जो आपने भी अपनाया हुआ होता है। तो संगत जी, मैंने भी उन्हें राय दे दी कि आप अपनी पत्रिका दिखाओ, किसी को दिखाओ, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई है। यहाँ आपकी नौकरी चली गई है, प्रॉपर्टी से बेदखल हो गए हो और आए दिन आपके एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन उनकी वाइफ ने मुझे कहा कि भाई साहब, ये किसी को भी नहीं मानते हैं, ना किसी पंडित को मानते हैं, ना ज्योतिषी को मानते हैं, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारे, किसी को भी नहीं मानते। ये पूरी तरीके से नास्तिक हैं। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात और कही कि अगर आप भाई साहब खुद इनको ले जाना चाहते हो कहीं पर तो मैं खुद इनको बोलूंगी, इंसिस्ट करूंगी कि वो आपके स्कूटर पे बैठे और आपके साथ जाए। खुद से तो ये कभी नहीं जाएंगे कहीं। अब संगत जी, यही बात जब मैंने अपने घर में जाकर के डिस्कस की अपनी माँ से, तब वहाँ पर मेरी छोटी बहन भी बैठी हुई थी। तो वो कहने लगी कि भाई साहब, मेरी एक फ्रेंड है, उसके पापा जो हैं वो बालाजी के भगत हैं। तो वो मेरी फ्रेंड स्कूल में आकर के बताया करती थी कि बालाजी ने ऐसा बताया, वैसा बताया, तो हमारा ये ठीक हो गया, हमारा वो ठीक हो गया। तो भाई साहब, आप मेरी बात मानो तो आप अपने फ्रेंड को वहाँ ले जाओ। अब संगत जी, मैं अपने फ्रेंड को वहाँ ले गया। अब चूंकि मेरा फ्रेंड हिमाचल का रहने वाला था और संगत जी वो साथ में अपनी जन्म पत्रिका भी लेकर चला, मैं उसे वहाँ ले गया और उसे वहाँ बिठा दिया। अब संगत जी, बालाजी के भगत
ने जब पत्रिका देखी इनकी तो उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जिन्होंने पत्रिका बनाई है उसके अनुसार आपका जो साल चल रहा है उसके हिसाब से आपका तो मृत्यु योग चल रहा है और जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो पहले से ही इसमें लिखा हुआ है। लेकिन आपकी वाइफ की और आपके बच्चों की किस्मत इतनी अच्छी है कि वो आपको मौत के मुंह से वापस लेकर आ रही है और अगर ये समय निकल गया आपका, ये पीरियड अगर आपका निकल जाता है तो आगे वाले पन्नों पर जो लिखा हुआ है वो आपको अपनी लाइफ में मिलने लगेगा। और फिर उन्होंने कहा कि मैं संडे के दिन हवन करता हूँ और तब मैं तुम्हारे लिए एक तावीज बनाऊंगा, उसे धारण करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब संगत जी हम लोग संडे के दिन पहुंच गए और संगत जी उन्होंने हवन किया। हवन करने के बाद तावीज बना करके दिया और कहा कि गुरुवार के दिन पहन लेना। अब संगत जी जैसे ही उसने गुरुवार का उपाय किया, तावीज पहना, अभी तक वो जितने भी प्राइवेट जॉब में अपने अप्लाई कर रहा था उसे कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी, सब जगह से रिजेक्शन आ रहा था। जैसे ही उसने गुरुवार का उपाय किया और जैसे ही अपने घर से एक कदम बाहर निकाला तभी उसका पड़ोसी वहां आ जाता है और कहता है कि भाई साहब मैंने अपनी कंपनी में बात कर ली है, आप वहां चले जाइए, आप इंटरव्यू दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और संगत जी मेरा फ्रेंड वहां चला गया, उसको जॉब पे रख लिया गया और उसको 3 स्टेट का डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया गया। संगत जी जब ऐसा कुछ हमारी लाइफ में हो जाता है तो जिस स्थान से हम आए थे, जहाँ से पूछकर हम आए थे, उस पर बिलीव होना शुरू हो जाता है, विश्वास होना शुरू हो जाता है। अब संगत जी मैं खुद भी हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो मेरे फ्रेंड को मैं जिनके पास ले गया था, बालाजी के भक्त के पास, कभी कभी मैं भी उनके पास चला जाया करता था। तो संगत जी एक दिन मैं उनके स्थान पर गया और मैंने उनसे बातचीत की और मैंने उनसे कहा कि महाराज जी आप कहते हो कि आप जब अपनी गद्दी पे विराजमान होते हो तो बालाजी और जो पीड़ित है उसके बीच में बातचीत होती है। तो मैंने उनसे कहा कि जो 10 लोग आपके दरबार में आते हैं और बालाजी जो भी उनको उपाय बताते हैं, उन 10 लोगों में से 7 लोगों के काम बन जाते हैं और 3 लोगों के काम नहीं बनते हैं। इसका मतलब ये है महाराज जी कि बालाजी से भी बड़ी कोई शक्ति है। और फिर संगत जी हमारी 1 से 1.5 घंटे तक बातचीत चलती रही, डिस्कशन चलता रहा और उन्होंने कहा कि जो हनुमान जी हैं उनका शरीर छोड़ने का कोई प्रमाण नहीं है, वो आज भी इस दुनिया में सशरीर विराजमान है, मौजूद है, इसलिए बालाजी से बढ़कर कोई भी नहीं है, बालाजी से ऊपर कोई भी नहीं है। अब संगत जी मैं अपना सवाल छोड़कर वहाँ से चला आया और उसकी ठीक 2 से 2.5 महीने के बाद मैं वापस उनके पास गया। संगत जी मैं आपको बालाजी के दरबार का विस्तृत जानकारी देना चाहता हूँ कि जब हम दरबार में जाते थे तो एक अखंड ज्योत जला करती थी और संगत जी धूप अगरबत्ती की बहुत खुशबू आया करती थी और उनका जो दरबार है वो मेन गेट के सामने लगा करता था। और संगत जी उस समय तक मैं जितने भी देवी देवताओं को जानता था, मानता था, वो सारे देवी देवता उस दरबार में विराजमान थे। अब संगत जी 2-2.5 महीने के बाद जब मैं गया तो मैं क्या देखता हूँ कि जहाँ पर दरबार लगा करता था वहाँ के दरवाजे बंद है, जो अखंड ज्योत जला करती थी वहाँ पे अखंड ज्योत नहीं जल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे ये सारी चीज खत्म हो चुकी हो। और संगत जी उन्होंने अपनी उम्र गुजार दी थी पूजा पाठ में, इस प्रकार की सेवा में, और जिस चीज से प्रभावित होकर के मैं खींचा चला गया था वो चीज वहाँ थी ही नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी ये सब कैसे हुआ, ये क्या हुआ? तो वो कहने लगे कि मैं साकार से निराकार की ओर चला गया हूँ। तो मैंने इसका मतलब पूछा कि इसका मतलब क्या होता है? तो वो कहने लगे कि दुनिया में जितने भी अवतार हैं या तो वो किसी के श्राप को पूरा करने आते हैं या किसी के वरदान को पूरा करने आते हैं। तो वो कहने लगे कि उस दिन हमने उन 3 के बारे में बात की थी ना कि वो क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी अवतार हुए हैं उन सब की अपनी एक तय सीमा है काम करने की, उनकी अपनी एक अलग शक्ति है काम करने की, और कोई भी अवतार दूसरे अवतार की समय सीमा में या उसकी शक्ति में इंटरफियर नहीं करता। तो इसीलिए जब बालाजी भगवान किसी को वरदान दे देते थे कि आपका एक काम हो जाएगा तो वो काम को करवाने के लिए उस पर्टिकुलर अवतार के पास भेजा करते थे उस काम के लिए। लेकिन वो काम वो मना कर देते थे कि नहीं ये काम नहीं हो सकता, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो बालाजी भगवान कहते थे कि मैंने तो वचन दे दिया है। तो उनका कहना होता था अवतार का कि जब वचन दिया तो मुझसे पूछ कर देना चाहिए था, ये काम तो नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से संगत जी कि जब हम बीमार होते हैं तो हमें अलग अलग सिम्टम्स के लिए अलग अलग दवाइयाँ खानी पड़ती है और हर दवाई अपना अपना काम करती है। ऐसा एक्सप्लेनेशन उन महाराज जी ने दिया। तो फिर वो कहने लगे कि इसीलिए वो 3 लोगों के काम नहीं बनते थे। और संगत जी उस दिन मुझे अपने आप में अहम हो गया, अहंकार आ गया कि मैंने उस दिन कहा था कि 3 जिनके काम नहीं होते हैं, इसका मतलब बालाजी से भी बड़ी कोई शक्ति है, और ये बात तो प्रूव हो गई। मुझे इस बात पे बड़ा घमंड हो गया, अहंकार आ गया। और जब उन्होंने कहा कि मैं साकार भक्ति को छोड़कर मैं निराकार में चला गया हूँ, तो संगत जी मैं खुद भी उस निराकार शक्ति की खोज में भटकने लगा। और उस निराकार शक्ति को पाने के लिए मैंने 14 साल अपने भटके। मैं 14 साल तक भटकता रहा। मैं 1992 से लेके 2006 तक भटकता रहा। 2006 में मुझे फिर गुरुजी महाराज ने अपने दरबार
में बुलाया। लेकिन फिर भी संगत जी 2006 में भी मैं गुरुजी के यहाँ पर नहीं पहुँचने वाला था। उसका भी एक सत्संग है। हुआ ये संगत जी कि मेरे ऑफिस में एक आंटी हैं और किसी कारणवश उनके हस्बैंड घर छोड़ के चले गए, जो कभी लौट कर नहीं आए। और संगत जी वो बहुत बहुत परेशान, और साउथ दिल्ली में उनके पास 700 750 गज का बहुत बड़ा मकान था। अब संगत जी उनके इनलॉज चाहते थे कि इसका हस्बैंड तो चला ही गया घर छोड़ के, अब किसी न किसी तरीके से ये बच्चियां और ये माँ भी यहाँ से चली जाए तो ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। तो संगत जी उनके इनलॉज उनको बहुत बहुत तरीके से तंग कर रहे थे। अब संगत जी वो ऑफिस में भी परेशान रहने लगी। तो जब उन्होंने मुझे बताया, तो वैसे मैं उन दिनों काफी सारे ज्योतिषों के पास जाया करता था, तो मैंने अपनी मदर से डिस्कस करके उन्हें मैं एक तांत्रिक के पास ले गया। और संगत जी उस तांत्रिक के पास जब हम गए तो उसने बताया कि मैं आपको कुछ कुछ ऐसे उपाय करके दूंगा और रात की 12 बजे आपको जाकर के शमशान में क्रिया करके आनी है। तो मैंने उनको कहा कि महाराज जी ये अकेली लेडी है, इनके हस्बैंड इनके साथ नहीं है, ये अकेले उस शमशान में जाके क्या करेगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे 21,000 रुपए जमा कर दो, इनके बिहाफ पे मैं करके आ जाऊंगा। और संगत जी हम लोग वहां से उठ कर आ गए। अब संगत जी जो उनके इनलॉज थे वो क्या करते थे कि जो भी उस लेडी का साथ देता था उनको भी परेशान करते थे। इवन संगत जी उनके खुद के रियल फादर और जो भाई थे वो खुद भी उनका साथ देने से डर रहे थे। अब मुझे लगा कि मैं तो इनके ऑफिस का कलीग हूँ, ये तो मेरे साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी दौरान संगत जी मेरा जो छोटा भाई था उसका एक दोस्त था जो गुरुजी महाराज के पास करीब 6 महीने पहले से जा रहा था। और संगत जी उसके साथ ये था कि उसकी लाइफ में 29 एक्सीडेंट हो चुके थे और उसकी 3 बाइक्स पूरी पूरी खराब हो चुकी थी। तो संगत जी मेरी एक जगह पे उसकी मुलाकात हुई और मैं अलग जगह मुड़ने वाला था, वो अलग जगह मुड़ने वाला था। तो मैंने उससे पूछा कि मनोज कैसा क्या चल रहा है। तो मनोज कहने लगा कि मेरी लाइफ में जो एक्सीडेंट्स हो रहे थे वो एक्सीडेंट्स अभी भी वैसे ही हो रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन उन एक्सीडेंट्स के जो इम्पैक्ट मुझ पर आते थे, मेरी गाड़ी पर जो इम्पैक्ट आता था वो इम्पैक्ट आना बंद हो गया। न मुझे कुछ होता है न गाड़ी को कुछ होता है। तो मैंने मनोज को कहा कि मेरे ऑफिस में ऐसे ऐसे लेडी है और उसकी ऐसी ऐसी समस्या है, वो बड़ी परेशान है, उसके इनलॉज बहुत तंग कर रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि गुरुजी भी साउथ दिल्ली में ही बैठते हैं और वो लेडी भी उधर ही रहती है, तुम कहो तो हम उसे गुरुजी महाराज के पास ले चले, जो वो इधर उधर भटक रही है वो उसका भटकना बंद हो जाएगा और मेरी जरूरत उनके साथ जाने की नहीं पड़ेगी, और जब मैं उनसे अलग हो जाऊंगा तो उनके इनलॉज की नजर मुझ पर नहीं पड़ेगी। तो संगत जी मनोज मुझे कहने लगा कि जब इंसान बहुत परेशान होता है, बहुत किसी अवसाद में गिर जाता है, चारों तरफ से घिर जाता है और वो जहाँ जहाँ जाता रहता है, भटकता रहता है, फिर काम नहीं बनते तो उसका विश्वास डामाडोल हो जाता है। तो मनोज मुझे कहने लगा कि मेरा सजेशन तो ये है कि पहले आप गुरुजी के पास चलो, पहले आप एक्सपीरियंस कर लो, उसके बाद जब आप उनको बताओगे तो उन्हें विश्वास हो जाएगा। संगत जी जो लेडी मेरे साथ ऑफिस में थी उनके साथ हमारी पोस्टिंग हुई और उनके साथ जो समस्या शुरू हुई उसमें मैं भी शामिल हो गया। संगत जी ऑफिस में और भी लोग थे, 50-60 लोग और भी थे, लेकिन उनकी समस्या में सिर्फ मैं ही शामिल हुआ, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज को अपने दरबार में बुलाने का एक रास्ता देना था, एक पैसेज देना था उन्हें। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे उन आंटी के थ्रू अपने से जोड़ा। और संगत जी जब से मनोज गुरुजी महाराज के पास जा रहा था तब से मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ अलग चल रहा था। अब संगत जी दूसरी बात ये हो गई कि मेरा ऑफिस बदल गया था और जो नया ऑफिस था वहाँ से मैं 8 साढ़े 8 बजे निकलता था और जो ऑफिस बदला वो रास्ता मेरे घर से आधा हो गया। अब संगत जी 6 बजे के बाद वहाँ ऑफिस में कोई रुकने नहीं देता तो मैं घर जल्दी पहुँचने लगा। और संगत जी घर जाके देखता हूँ कि क्या 4 बच्चे हैं, सरकारी मकान है, 2 कमरों का घर है। अब संगत जी ना तो मैं वहाँ टीवी चला सकता, ना मैं रेडियो चला सकता, ना मैं किसी से बातचीत कर सकता। बच्चे अपने में लगे हुए हैं, आंटी अपने काम में लगी हुई है। तो मैंने उनसे कहा कि तो मेरे जल्दी आने का कोई फायदा नहीं है, मैं आ भी जाता हूँ और कुछ करता भी हूँ तो तुम लोग डिस्टर्ब हो जाते हो। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक ऐसी जगह ढूंढ लेता हूँ जहाँ पे मैं ऑफिस से सीधे 2 घंटे वहाँ बिताऊंगा, आराम से सुकून से वहाँ 2 घंटे बिताऊंगा और 9 साढ़े 9 बजे घर आऊंगा, खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। ना तुम डिस्टर्ब होगे ना मैं डिस्टर्ब होऊंगा। और तीसरी बात ये संगत जी कि 18-19 साल से मेरी सरकारी नौकरी, लेकिन अंदर से बार बार आ रहा था कि मैं इस नौकरी को छोड़ दूं। और संगत जी मैंने 2-3 महीने के बाद अपने दोस्तों को बताया। जब मैं अपने अंतर मन से हार गया तब मैंने उन्हें बताया कि मेरे मन में ऐसा चल रहा है। अब मेरे दोस्त मुझसे कारण पूछने लगे कि तू नौकरी क्यों छोड़ना चाहता है, जबकि संगत जी मेरे पास कोई कारण नहीं था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैंने उनसे यही कहा कि मुझे कोई कारण नहीं समझ में आ रहा, बस मैं यहाँ से नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। और संगत जी मेरा साला भी मुझे कहने लगा कि जी आज जी आपके बच्चे अभी छोटे हैं और अभी आप नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हो, आप कैसे क्या मैनेज करोगे। अब संगत जी 9 मार्च 2006 को मुझे मनोज के साथ गुरुजी महाराज के दरबार में जाना था। और संगत जी 8 मार्च को 2 बहुत बड़े बड़े केस थे मेरे पास, जिनके मैं बहुत सारी फाइल डॉक्यूमेंट साइन करवा कर लेकर आया था। और संगत जी जहाँ से मैं साइन करवा कर लाया था तो ऑफिस के रास्ते के बीच में मेरा घर
पड़ता था और जनरली मैं अपने घर पे कभी भी सरकारी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लाता था, क्योंकि मुझे अगले दिन कोर्ट में जाना ही था। तो मैंने सोचा कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स अभी घर पे रख लेता हूँ। अब संगत जी अगले दिन सुबह मैं डॉक्यूमेंट्स लेके निकला ऑफिस के लिए। मेरी बड़ी बिटिया भी मेरे साथ गई, उसे एक पॉइंट से मुझे बस पकड़ानी थी। और जैसे ही संगत जी ऑफिस पहुंचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैंने स्कूटर पे जो मैंने फाइलें टांग रखी थी एक थैली के अंदर, वो थैली फट चुकी थी और फाइलें उसमें नहीं थी। संगत जी मुझे ऐसा वहम हो गया कि शायद मैं फाइल लेकर ही नहीं आया हूँ। मैं वापस दोबारा घर की तरफ चला और मैंने अपनी बिटिया को भी फोन किया, तो उसने कहा कि पापा जहाँ तक मैं उतरी हूँ वहां तक तो आपके पास फाइल थी। अब संगत जी जहाँ मैंने बिटिया को छोड़ा था वहां से लेके ऑफिस के रास्ते मैंने हर दुकान वगैरह सब बीच में जो भी जगह आती गई वहां पे मैं देखता गया, लोगों से पूछता रहा। मजबूर में संगत जी ऑफिस में जाकर के मुझे बताना पड़ा। और संगत जी जो मेरे ऑफिस के हेड थे उन्हें मैंने बताया, और जिन केस की फाइल घूम गई थी संगत जी, वो केस की फाइल परसों की ही लगी हुई थी, यानी 10 तारीख की लगी हुई थी। तो उन्होंने बहुत ही कूल एंड कंपोज वे में मुझे बोला कि सरकारी फाइलें हैं, एक काम करो थाने में जाकर के इनकी रिपोर्ट लिखवा दो। और संगत जी सुबह सुबह मनोज का फोन आ गया कि भाई साहब कहाँ मिल रहे हो। तो मैंने कहा कि भाई ये सुबह सुबह ऐसा हो गया है मेरे साथ, और जब तक की फाइलें नहीं मिल जाती मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा पाऊंगा। और संगत जी फिर मनोज ने भी मुझे कह दिया कि भाई साहब अगर फाइलें मिल जाए तो मुझे मिस कॉल दे देना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से हमें चलना है। और संगत जी जब मैं वापसी में आ रहा था तो मेरी गाड़ी के पीछे मेरा एक ऑफिस का लड़का बैठा हुआ था, और मेरे मोबाइल पर फोन आता है एक लड़के का, और वो पीछे जो लड़का बैठा हुआ था वो रिसीव करता और कहता है कि आपकी एक डायरी मिली है। और संगत जी हमने उसे दोबारा कॉल बैक किया और उससे कहा कि सिर्फ डायरी नहीं उसके साथ फाइलें भी होगी। तो उसने हमारा फोन कट कर दिया। हमने 2 बार लगाया, 2 बार कट कर दिया। तीसरी बार जब उसने उठाया तो हमने कहा कि ये फाइलें पुलिस की है। तो पुलिस शब्द सुनकर के उसने कहा कि काम करो आप सेक्टर 6 के टेलीफोन बूथ पर आ जाओ। और संगत जी जैसे ही हम वहाँ एसटीडी बूथ पर पहुंचे उस लड़के ने पॉलिथीन का पूरा वो झोला उठा करके टेबल पे रख दिया। और संगत जी वो सारी फाइलें लेकर के जब मैं ऑफिस पहुंचा और ऑफिस पहुंचकर मैंने बता दिया कि फाइलें मिल गई है, तो मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ तो इंक्वायरी बैठ गई है। और संगत जी सेम डे ही मेरी इंक्वायरी के जो ऑर्डर थे वो खत्म भी हो गए, क्योंकि फाइल मिल चुकी थी। और चूंकि संगत जी मैंने मनोज को कहा था कि जब मुझे ये फाइल मिल जाएगी तभी मैं कुछ काम करूंगा, तभी मैं आऊंगा, तो मैंने मनोज को फोन किया और हमने डिसाइड किया एम्पायर स्टेट आने का। और संगत जी जब हम लोग जा रहे थे गुरुजी महाराज के पास तो मुझे मनोज ने बताया कि गुरुजी जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता होता है, हमारे दिमाग में हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, हमारे जीवन में क्या घटित हो रहा है, ये सब कुछ गुरुजी महाराज को पता होता है। हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे, हम लोग अंदर गए दरबार में, जैसे सब लोग बैठे हुए थे हम भी जाकर के बैठ गए। अब गुरुजी अपने सिविल यूनिफॉर्म में थे, उन्होंने टी शर्ट पहना हुआ था, पैंट पहनी हुई थी। और जब मैंने गुरुजी को देखा तो मुझे कहीं भी किसी भी एंगल से गुरु नजर ही नहीं आए, वो नॉर्मल ही एक व्यक्ति नजर आए। अब जब संगत जी गुरुजी चोला डालने के लिए खड़े हुए तो सारी संगत खड़ी हो गई, हम भी खड़े हो गए। और संगत जी जब गुरुजी महाराज अपना चोला डाल करके आए दरबार में, तब गुरुजी महाराज का जो रूप देखने लायक था वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल ही डिफरेंट लुक, उनके चेहरे पे बहुत बहुत चमक थी, बहुत नूर टपक रहा था उनके चेहरे से, उनका ऑरा इतना पॉजिटिव था कि बस उन्हें देखने का ही मन करता जा रहा था। संगत जी मैं आपको बताऊं कि मेरी स्थिति ये थी कि देखे बिना रहा भी ना जाए और देखा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि चमक इतनी थी। संगत जी सारी संगत बैठी, हम लोग भी बैठ गए, शब्द कीर्तन हुआ, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद हुआ। संगत जी जब मैं लंगर करके बाहर आया तो मुझे बाहर सिंगला अंकल मिले, और सिंगला अंकल गुरुजी महाराज का स्वरूप बांट रहे थे। क्योंकि जस्ट मैं लंगर खा के आया ही था तो मुझे लगा कि मेरा हाथ झूठे हैं, सुच्चे नहीं है, तो मैं हाथ धोने वाली लाइन में लग गया। और फिर संगत जी वहां पर हाथ धोने के बाद जब देखा कि फिर से लाइन लगी हुई है प्रसाद लेने के लिए, तो मैं वहां लग गया। और प्रसाद लेने के बाद फिर से हाथ धो करके मैं फिर बाहर आया। और जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि सिंगला अंकल अंदर जा चुके थे दरबार में। मैं बाहर मनोज के साथ खड़ा हो गया और मैंने मनोज से कहा कि मनोज, एक अंकल गुरुजी महाराज का स्वरूप बांट रहे थे, लेकिन मैं जितनी बार भी लेने गया उतनी बार मैंने ले नहीं पाया, मेरा हाथ खराब थे, और जब मैं अब लेने आया तो अंकल अंदर आ गए। तो मनोज मुझे कहने लगा कि भाई साहब मैं 3 महीने तक लगातार गुरुजी महाराज के पास आया, अपना मत्था टेका, तब गुरुजी महाराज की मुझ पर कृपा हुई और मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। आज आप पहली बार आए हो और आप पहली बार ही डिमांड कर रहे हो। तो कहने लगा कि गुरुजी जानी जान है, टाइमिंग क्या होगी वो सब कुछ निर्धारित गुरुजी ही करेंगे, क्या देना है वो भी गुरुजी ही डिसाइड करेंगे। अब संगत जी जब मनोज ने मुझे कहा कि सब कुछ गुरुजी महाराज डिसाइड करते हैं, तो मैं चुपचाप मनोज के पास साइड में जाकर के खड़ा हो गया। मुझे ये नहीं पता था कि बाद में हमें गुरुजी महाराज से आज्ञा लेकर जानी होती है। और संगत जी मनोज ने मुझे बताया कि हमें लाइन में लगना है, अब गुरुजी महाराज से हम आज्ञा लेंगे और फिर घर जाएंगे। मैं भी लाइन में लग गया। तभी देखता हूँ कि सिंगला अंकल अंदर से बाहर आ रहे हैं, मेरे पास आकर के रुकते हैं, अपनी कुर्ती की जेब में हाथ डाला और गुरुजी के
दो स्वरूप निकाले, एक मुझे दिया और एक मेरे पीछे जो संगत लगी हुई थी उन्हें दिया। तो गुरुजी महाराज ने मुझे पहले दिन ही ब्लेस कर दिया था अपने स्वरूप से। और संगत जी फिर उसके बाद तो हमारा डेली का रूटीन हो गया। ऑफिस से निकलता था और सीधे गुरुजी महाराज के एम्पायर स्टेट में पहुंच जाता था। और संगत जी मेरी हमेशा से कोशिश रहती थी कि मैं सबसे पहले पहुंचूं दरबार में। और जब रास्ते में रेड लाइट आती थी, सिग्नल आता था, तो वो मुझे एक दुश्मन की तरह लगता था। मन करता था कि मेरे गाड़ियों पे पंख लग जाए और मैं उड़ के सबसे पहले पहुंच जाऊं। अब संगत जी लगभग ये दूसरे हफ्ते की बात होगी। हम एम्पायर स्टेट गए, जल्दी पहुंच गए थे तो आगे बैठने का मौका मिला और गुरुजी अपना चोला पहनने अंदर रूम में गए थे। तभी संगत जी वहां पर एक सेवादार अंकल आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि जितनी ज्यादा हो सके संगत को लेकर आओ, गुरुजी से कल्याण करवाओ। और तभी उन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया कि पुरानी संगत ऊपर जाए और नई संगत को नीचे बैठने का मौका दे। और संगत जी कुछ संगत ऊपर चली गई, मैं वहीं बैठा रहा। अब थोड़ी देर बाद वो सेवादार अंकल फिर आए और फिर उन्होंने अनाउंसमेंट किया और 2-4 लोग उठ करके फिर ऊपर चले गए। और तीसरी बार जब वो आए तब तक मैं आंख बंद करके ध्यान कर रहा था और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अंकल आप ऊपर जाओ। और संगत जी वहां कुछ बोल तो सकता ही नहीं था, क्योंकि जो सेवादार ने बोल दिया वो गुरु का ही वचन होता है। तो मैंने उनसे कोई डिस्कशन नहीं किया। और संगत जी जब मैं ऊपर जा रहा था तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए हैं और मुझे ऊपर भेजा जा रहा है। मैं तो पुरानी संगत हुई नहीं, मैं तो नई संगत हूँ। और संगत जी जब ऑनलाइन का पीरियड आया उसके बाद जो सत्संग हुए उससे मुझे समझ में आया कि वो जो 14 साल पहले गुरुजी महाराज ने मुझे आवाज दी थी, अपने बारे में बताया था, गुरुजी ने तभी मेरा हाथ थाम लिया था। और वो 14 साल भी गुरुजी महाराज ने अपनी निगरानी में मेरे कटवाए। अब संगत जी मेरा अहम था, उसका टूटना और उसका निकलना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि संगत जी हम अहम के साथ गुरुजी तक तो नहीं पहुंच सकते, उनके पास नहीं जा सकते। संगत जी एक व्याख्या आती है, एक लोहे की डिब्बिया होती है जिसके अंदर पारस रखा होता है और कुछ टाइम के बाद जब उस डिब्बिया को खोल के देखा तो सोने में कन्वर्ट नहीं हुई, सोने में तब्दील नहीं हुई। तो सब कहने लगे कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, पारस के संपर्क में जो भी धातु आती है वो सोना बन जाती है, इसे भी बन जाना चाहिए था। लेकिन संगत जी इसका कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा था। फिर किसी ने उस डिबिया को खुरच कर देखा तो उसमें कई सालों पहले, कई महीनों पुराना उस पे कागज चिपका हुआ था। और संगत जी वो जो पतला सा कागज था वो आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा था। और संगत जी जो पारस है और जो धातु है लोहे की, उन दोनों के बीच में जो कागज का महीन सा जो पर्दा है जो आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो अगर वो बीच में है तो पारस और लोहे का संपर्क नहीं होगा, और जब तक संपर्क रहेगा पारस उस लोहे को सोना नहीं बना पाएगा। और यही बात हमारे ऊपर लागू होती है संगत जी, कि गुरुजी और हमारे बीच में अहंकार का इतना महीन पर्दा है जो हमें ना दिखाई दे रहा है ना समझ आ रहा है। और ये महीन पर्दा गुरुजी और हमारे बीच में रहेगा अहंकार का, तो हमारे अंदर वो समर्पण की भावना नहीं आएगी, हम पूरी तरीके से गुरुजी पे समर्पण नहीं कर पाएंगे। संगत जी हम कहीं पर भी रहे, हम गुरुजी महाराज की निगरानी में हैं, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। बस संगत जी हमें गुरुजी महाराज का हाथ छिटक करके भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संगत जी ऐसे कई सारी संगत है जो गुरुजी महाराज के पास आने के बावजूद भी उनकी भटकन खत्म ही नहीं हुई है। और जब तक ये भटकन खत्म नहीं होगी संगत जी, आपका समर्पण का भाव नहीं आएगा। एक बार की बात है संगत जी, मैं दरबार में बैठा हुआ था और संगत जी मैं आंख बंद करके बैठा हुआ था। और संगत जी मैं देखता हूँ कि जैसे ही मेरी आंख खुली मैंने देखा कि मेरे छाती वाला जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से भीगा हुआ है। मतलब संगत जी उस शब्द ने मेरे अंदर के कौन से विकार को बाहर कर दिया था वो मैं नहीं जानता। और संगत जी वो विकार आंसुओं के जरिए बाहर आया, और जब वो आंसू निकल रहे थे संगत जी उसका एहसास मुझे हुआ ही नहीं। और जब भी मैं संगत जी देखता था कि बहुत सारी संगत, कोई हाथ दबा रही है, कोई पैर दबा रही है, कोई हाथ चूम रही है, और संगत जी जो लोग सेवा कर रहे थे उन्हें देखकर मेरा भी मन होता था कि मैं भी गुरुजी महाराज को छूं, उनका आशीर्वाद लूं। क्योंकि संगत जी जो गुरुजी महाराज को छूता था उसकी खुशबू, उनके बदन की खुशबू हमें हमारे हाथों से बहुत बहुत दिन तक नहीं जाती थी। और संगत जी जब भी मैं सेवादारों को गुरुजी महाराज की सेवा करते देखता था तो मेरे अंदर विचार चलते थे। मुझे लगता था कि हमारे अंदर इतनी कमियां हैं, हम गुरुजी की सेवा कैसे कर सकते हैं। एक दिन की बात है संगत जी, जैसे दरबार खुला और मैं अंदर गया मत्था टेकने के लिए, तो संगत जी जैसे हम एम्पायर स्टेट में जाते हैं तो पहले सीढ़ियां चढ़ते हैं, फिर हम अंदर दरबार के अंदर आते हैं। तो संगत जी सीढ़ियां उतरने के लेफ्ट साइड पर ही किचन है जहाँ से चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद बनकर आता है। और संगत जी वहाँ पर उस किचन और गुरुजी के रूम के बीच में एक सेट्टी थी, आज भी वो सेट्टी है। तो गुरुजी को मैंने देखा वहाँ पर वो टांग लटका करके बैठे हुए थे। जो भी संगत अंदर जा रही थी वो लाइन बना करके खड़ी थी और अब मत्था टेक करके अंदर जा रही थी। मैं भी लाइन में खड़ा हो गया। और संगत जी जब मेरा नंबर आया तो गुरुजी के जहाँ पर पैर लटके हुए थे सेट्टी पर, उससे 1-1.5 फीट दूरी पर मैंने पूरा शीश झुकाया गुरुजी को प्रणाम करने के लिए। लेकिन संगत जी देखो मैं नीचे मत्था टेक रहा हूँ
और मेरे माथे पे गुरुजी के चरण लगे। और संगत जी मुझे गुरुजी के चरण बहुत तेजी से लगे थे, तो मुझे लगा कि गुरुजी के चरणों पर भी बहुत तेजी से लगी होगी। और संगत जी जो गुरुजी महाराज के चरण मेरे सर पे लगे, न जाने मेरे जीवन के कितने कष्टों को गुरुजी ने काट दिया, कितने कर्मों को गुरुजी ने काट दिया, और मेरी किस्मत में जो आड़ी तिरछी रेखाएं थी उसे दूर कर दिया। अब संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मनोज जो गुरुजी महाराज के पास पहले आया था और 3 महीने तक गुरुजी ने उसको दरबार के बाहर से ही मत्था टिकवाया, और उसके बाद दरबार में उसको एंट्री मिली और उनका स्वरूप मिला। तो मैं मनोज के साथ जो अप्रैल की बैसाखी होती है उस टाइम पे गुरुजी के दरबार में गया। तो संगत जी हम लोग वहाँ पर पेड़ों की सेवा कर रहे थे। गुरुजी ने अलग अलग टीम बनाई थी और संगत जी हमें पेड़ों की गमलों की सेवा दी हुई थी। हम उन पे कलर भी कर रहे थे और हम आपस में बात भी कर रहे थे कि अरे मजा नहीं आ रहा है कलर करके भी। और संगत जी इसी बीच माली अंकल जब एम्पायर स्टेट गए तो गुरुजी ने माली अंकल को बताया, जो बाद में हमें माली अंकल ने बताया कि जो कलर हो रहा है ना वो कलर ठीक नहीं किता, तो संगत नु बोलो दोबारा करें। और संगत जी हमने कलर फिर दोबारा किया और दोबारा करने के बावजूद भी उसके अंदर वो रंगत व निखार नहीं आ रहा था। संगत जी गुरुजी के यहाँ पर कोई सुपरवाइजर नहीं है, सभी संगत सेल्फ सुपरवाइजर है। खुद करो, खुद एक्सपीरियंस करो। और संगत जी जो काम हम बहुत दिल से करते हैं ना उसमें शफा आने के चांसेस 100% हो जाते हैं। और संगत जी तीसरी बार फिर माली अंकल आते हैं और कहते हैं कि नहीं फिर से करो, गुरुजी कह रहे हैं ठीक नहीं किया। और संगत जी जब हमने तीसरी बार कलर किया तो जो ब्रांड का कलर हमें मिला था, ब्रांड के कलर से पेंट करते हैं, कलर करते हैं, वो बहुत चमक आ जाती है उसके अंदर। क्योंकि संगत जी तीसरी बार तक तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिल चुकी थी उस ब्रांड को। और संगत जी जब हम तीसरी बार ये काम कर रहे थे तो हम 11 नंबर में भी जाकर के करके आए। उस दिन हमने बड़े मंदिर में भी किए। जब अगले दिन हम लोग सेवा के लिए गए तो माली अंकल ने हमें बताया रात में 2:30 बजे के करीब गुरुजी आए थे और वो 11 नंबर पहुंचे और गेट पर ही गाड़ी खड़ी हुई थी। तो संगत जी वहाँ पे जो गार्ड भैया खड़े थे उनसे पूछा कि यहाँ पर भी सेवा की है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी गुरुजी यहाँ पर भी सेवा हुई है। तो फिर गुरुजी ने कहा कि 1-2 पेड़ क्यों छोड़ दिए? तो माली अंकल ने कहा कि गुरुजी रात हो गई थी इसलिए वो पेड़ छोड़ दिए। और गुरुजी कहते कि 1-2 पेड़ नहीं छोड़े, 11 पेड़ छोड़े हैं। और इवन गुरुजी ने पेड़ों के नाम तक बता दिए थे। और संगत जी मैं खुद माली अंकल के साथ गया था और जो गुरुजी ने नाम बताए थे पेड़ों के और जितने नंबर बताए थे 11 नंबर, उतने ही पेड़ निकले। और इस इंसिडेंट से ये पता चल गया संगत जी कि गुरुजी की नजर कहाँ तक है। संगत जी ऐसे एक बार हम लोग दरबार में सेवा कर रहे थे और हमें फर्श की सेवा मिली थी और फर्श पे कुछ स्पॉट्स पड़ गए थे, हम उन्हें साफ कर रहे थे। और संगत जी वो स्पॉट्स छूट नहीं रहे थे। हम माली अंकल के पास गए और हमने कहा कि अंकल ये जो फर्श पर स्पॉट है ये छूट नहीं रहे हैं, आप एक काम करो इस पे मशीन चलवा दो। तो माली अंकल कहने लगे कि नहीं ये तो गुरुजी से पूछना पड़ेगा। और क्योंकि संगत जी वहाँ पर एक छोटी सी छोटी चीज, एक बड़ी सी बड़ी चीज जब तक गुरुजी आदेश न दे होता नहीं था। तो फिर संगत जी हम लोग अगले दिन गए, हमने पूछा माली अंकल से कि माली अंकल बात हुई क्या रहा? तो माली अंकल कहते हैं कि हाँ मैंने गुरुजी महाराज से पूछा तो गुरुजी ने कहा कि नहीं मशीन नहीं चलेगी, संगत से कहो उन निशान को, उन धब्बों को संगत ही साफ करेगी। और संगत जी हम लोगों ने बहुत कोशिश करी और बाहर शिव मूर्ति के पास में एक सज्जन खड़े थे, उन्होंने अपने एमवे के प्रोजेक्ट के बारे में बहुत तारीफें की। हमने उनको भी बुला लिया और जब अप्लाई करने की बारी आई तो वो भी फेल हो गए। और वो कहने लगा कि ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, ये सब जगह काम करता है, यहाँ काम क्यों नहीं कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वो अपने प्रोडक्ट लेकर के चले गए। और संगत जी हम लोगों ने बहुत कोशिश करी लेकिन वो दाग नहीं छूटे तो नहीं छूटे। हम दोबारा माली अंकल के पास गए और कहा कि माली अंकल आप पूछ लो गुरुजी से क्योंकि दाग तो नहीं छूट रहे हैं। और संगत जी जब हम अगले दिन गए और हमने माली अंकल से पूछा कि आपकी बात हुई तो क्या कहा गुरुजी ने? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने मुझे कहा कि संगत से कहना कि ये जो दाग है ना ये तुम्हारे ही दाग है, जितने हो सके उतने छुटा सकते हो तो छुटा लो। और संगत जी जैसे हमने माली अंकल से सुना कि वो दाग हमारे अपने ही हैं और जितना हो सके उसे छुटा लो, तो फिर तो संगत जी उसके बाद हम सब ने इतना छुटाने की कोशिश की, कोई लेट के छुटा रहा है, कोई घिस घिस के छुटा रहा है, लेकिन हम एक भी दाग उसमें से नहीं छुटा पाए। तो हमें समझ में आ गया संगत जी कि हमारे इतने सारे माड़े कर्म हैं, हम लाख कोशिश भी करें तो हम उसे साफ नहीं कर सकते। हाँ अगर इस पर गुरुजी की कृपा हो जाए तो बात और है। और संगत जी सेवा और सत्संग का फर्क भी गुरुजी ने हमें बताया। एक बार की बात है, संडे को गुड़गांव का एनुअल सत्संग था और संगत जी गुरुजी के बाद में जो पहला कार्ड था वो मुझे मिला था।
और जो अंकल कार्ड बांट रहे थे उन्होंने मुझे कहा कि अंकल पहला कार्ड गुरुजी को गया है और संगत में पहला कार्ड आपको गया है और आपको 5-7 नई संगत लेकर के वहाँ कार्यक्रम में पहुंचना है। और संगत जी, इससे पहले मैंने सत्संग अटेंड नहीं किए थे कभी भी, तो मेरे अंदर बहुत उमंग थी कि मैं सत्संग अटेंड करूं। अब संगत जी, हम लोग शनिवार को सेवा कर रहे थे और संडे के दिन 11 बजे के करीब वहाँ पर सत्संग था। और संगत जी, जैसे ही हम लोग सेवा करके बाहर निकलने ही वाले थे कि माली अंकल आए और कहने लगे कि एक सेवा दी और कहने लगे कि ये सेवा तुम कल आकर के कर देना। और संगत जी, हमने बहुत कोशिश की कि हम माली अंकल को टाल दें कि हमें वो सेवा नहीं करनी, क्योंकि हम सबका बहुत मन था सत्संग अटेंड करने का। हमने माली अंकल को बहुत बोला कि माली अंकल मंडे को आकर के कर देंगे सेवा या सत्संग से आने के बाद कर देंगे। अब माली अंकल ने हमसे 2 टुक बात कर दी कि अंकल आप लोग आ रहे हो सेवा के लिए तो ठीक है, वरना ये सेवा किसी और को चली जाएगी, मगर ये सेवा कल ही होगी, कल से अगला दिन नहीं होगा। और मनोज मुझसे पूछने लगा कि भाई साहब बताओ क्या करना है। और मैं वहाँ थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और मैंने मनोज को कहा, तो मैंने मनोज से सवाल पूछा कि अगर तुम्हें एक कार्ड आया है जो शादी का है, पार्टी का है, बर्थडे का है, और एक कोई इन्फॉर्मेशन है जो कहीं पे कोई बीमार हो गया है, कोई परेशानी है या कोई डेथ हो गई है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे। तो मनोज कहने लगा कि भाई साहब जो बुरी खबर है उसको देंगे। तो मैंने कहा कि सत्संग तो वो है जिसमें इंसान खो जाता है और सेवा वो है जिससे इंसान अपनी बिगड़ी बना लेता है। संगत को जो परेशानी आ रही है उसे दूर करने के लिए या कोई ऐसे कर्म जिसे कटवाने के लिए गुरुजी हमें सेवा देते हैं। तो मैंने कहा कि कल हम लोग सेवा में आएंगे, क्योंकि सत्संग में जाने के लिए तो 100 लोग हैं लेकिन सेवा के लिए सिर्फ 2 लोग हैं, तो हम लोग कल सिर्फ सेवा के लिए आएंगे। और संगत जी, सेवा के लिए बहुत मुश्किल से किसी का चुनाव होता है। संगत जी, गुरुजी ने हमारा चुनाव किया है, इसलिए संगत जी हमें हर वो काम करना है जिससे गुरुजी महाराज हम पे प्रसन्न हो। हमें गुरुजी महाराज की रजा में राजी रहना है, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ गुरुजी महाराज की सेवा करनी है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है, उनके बताए हुए कर्म करना है और अपना अंदर से भांडा हमेशा साफ रखना है। हमें सेवा भी करनी है और हमें सत्संग भी करना है, क्योंकि संगत जी सेवा और सत्संग से ही हमारे जीवन का उद्धार निहित है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।